हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, हमने फ्योल के प्रिंसिपल तक कहानी को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है ना। टेलर के सभी प्रिंसिपल्स, सभी टेक्निक्स मेरी तरफ से फिनिश है। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो बेटा फ्योल के प्रिंसिपल पर हम शिफ्ट कर गए थे। पहला प्रिंसिपल पढ़ कर गए थे बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क। ये सब सामने और अगर बेटा सारा प्रिंसिपल पढ़े तो फिर स्कूल डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता था? प्रिंसिपल कहता था वर्क कैन बी परफॉर्म्ड मोर efficiently if it is divided into various tasks and then each task must be performed by a regular specialist person. अगर आप हॉल वर्क को देखो, बैंक के कल्चर को देखो, तो बेटा इन्होंने अपने काम को इतने सारे टास्क में डिवाइड किया। Each job must be performed by a specialist person. तो बैंक का कल्चर में आपसे डिस्कस कर रहा था, ऐसे ही होता है ना। बैंक में सारे काम perform होते हैं, आप ऐसा तो नहीं कर सकते उसको हमने दे रहे हैं लास्ट टाइम कि जो बैंक दे रहे हुए इनका कोई भी नया अकाउंट खोलना नहीं पड़ेगा, इनका हमारे पैसे डिपॉजिट करना है वो करेगा, इनके अकाउंट में पैसे विड्रॉल करना है वो करेगा, इनके वो करेगा, इनका दूसरा देना है, इनका क्रेडिट कार्ड है, इनको देगा, सब कुछ तो देगा। सर अगर ये काम होने लगा ना, एक पर्सन भी दुनिया में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएगा। तो बेटा अगर आप सच में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो देन ऑल वर्क कैश विड्रॉल का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बिल्कुल अलग, लॉकर फैसिलिटी बिल्कुल अलग। एक आदमी वही काम करता रहता है सालों साल। क्या था बेटा कि कैश डिपॉजिट आज एक सामने बैठा 15 दिन की ट्रेनिंग, आज उसकी स्पीड सोचो कैश काउंट करनी, और 3 महीने तक वहीं बैठा, 3 महीने के बाद सोचो, और 3 महीने क्या, 1 साल तक वहीं बैठा, अब सोचो उसकी स्पीड क्या हो चुकी हो। सारा का सारा ट्रेनिंग। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं। ये इतने एग्जैक्ट रिजल्ट देते नहीं है जितने की बात होती है बुक्स में। ये रिजल्ट कैसे करेंगे बेटा? कभी भी एग्जैक्ट नहीं लिखे। ये कोई साइंस का प्रिंसिपल नहीं है कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करो कि इवेपोरेट हो जाता है, तो ये पक्का हो जाता है एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, और इसका एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं आएगा। स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, कभी कभी इंसान बोर भी हो सकता है। याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था इसका? बेटा एक आदमी को आप कह रहे हो रोज उसकी एफिशिएंसी बढ़नी तो क्या थी, और जल्दी बहुत बोर हो गया। बेटा हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, और प्रिंसिपल में जान लगा तो जितनी है, ठीक है, क्योंकि याद कुछ ठीक है ना। तो कल तैयार रहना थोड़ा सा।
सुन लेंगे कुछ, ठीक है, परसों लिखूँ मैं, कल भी है। तो प्रिंसिपल का नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सचिन authority means power to take decisions, obligation to carry out a particular task. Authority means power to take decisions and responsibility means obligation to carry out a particular task. बेटा काम सौंपे गए हैं वो there should be a balance between authority and responsibility. authority और responsibility को ना हमेशा बैलेंस पे रखो। ऐसा क्यों? बेटा वो कहता है authority is granted, there are authority दोगे ना तो चांसेस नहीं है तो क्या 100% है कि वो अथॉरिटी मिसयूज होगी, आप उसको हिटलर बना रहे हो, सिर्फ पावर दे रहे हो, कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही। बेटा हिटलर बन जाएगा इंसान, वो अथॉरिटी हमेशा मिसयूज होगी। अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। क्लास टीचर आई, नई क्लास है आपकी 12th क्लास, न्यू क्लास टीचर है, उसने क्या करा, आप में से एक बच्चे को क्लास मॉनिटर बना दिया। उसने पूछा नहीं मेरी पावर क्या है, सब पावर है तेरे पास, मैं थप्पड़ मार सकता हूँ, हाँ जी मार सकता हूँ, अगर ले जा सकता हूँ प्रिंसिपल के रूम में, हाँ जी बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। अगर जो तो सोच सकता है सारी पावर है तेरे पास, मुझे खुद बता दो इस पावर का क्या होगा। उसने कहा जी मेरी जिम्मेदारी, कहता जिम्मेदारी कुछ नहीं है। उसने कहा जी मेरे क्लास माइंड नहीं रखनी, कहता ना ये जिम्मेदारी नहीं है तेरी, और तेरे पास पावर है, सारी दुश्मनी निकाल देगा वो आज अगर ये मिल गई है पावर उसको। और अगर ये सोचो क्लास टीचर ने उसको मॉनिटर बनाया, उसे पता तेरी जिम्मेदारी है क्लास हर हाल में माइंड रहनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसने जी मेरी पावर, नाम लिख सकता हूँ बच्चों, कहता नहीं, थप्पड़ मार सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो प्रिंसिपल का कहता बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी, पावर कुछ नहीं दी, हो जाएगी क्लास में, सिर्फ डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा, सिर्फ डिसकंटेंटमेंट मिलेगी उसको। समझ में आ रही बात? और यही मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला जाऊं, एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, सुनना। बाबू सीईओ ने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया कि प्रोडक्शन मैनेजर हमें इस मंथ 5000 यूनिट प्रोड्यूस काम आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ताकि हम 5000 यूनिट रॉ मटेरियल निकाल सकें। उसने वही हुआ जो होना था, क्या प्रोडक्शन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वो नहीं कर सकता है, फटाफट कर सकते हैं, क्या कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि 5000 यूनिट इस महीने बना देगा, authority must accompany with the equal amount of responsibility and responsibility must accompany with the equal amount of authority। अरे भैया बराबर पावर तो दे दो, काम कहां से पूरे कराओगे? अथॉरिटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अथॉरिटी खराब। इंसान को पावर हमेशा उस
का मैक्सिमम स्कोप बताकर। जहां पावर का मैक्सिमम स्कोप नहीं बताया जाता ना, वहां बस ना अनर्थ होते हैं। हमारे घरों में क्या है, कुछ पैसे खर्च कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि कितने भी खर्च कर सकते हो, एक मैक्सिमम स्कोप होता है उसका। मेरी क्लास में 2 रुपए मिलते थे, मेरी पॉकेट मनी 2 रुपए थी। ऑब्वियसली यार आज 20 रुपए होती है नर्सरी क्लास के बच्चे की, और यहाँ पर आदतों से नहीं होती। तो जब भी पावर दी जाए, ये रियल लाइफ प्रिंसिपल भी है और एक प्रैक्टिकल प्रिंसिपल भी है, फ्योर भी कहता है हमेशा मैक्सिमम स्कोप बताकर पावर दी जाए। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल मैंने अपने हिसाब से क्रिस्टल क्लियर कर दिया आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। मेरे बोर्ड में नाम से भी बहुत कुछ समझ में आता है, डिसिप्लिन तो ठीक है ना, जो वही है कि वो बात सीधी सी बात। बच्चों को लगता है भैया बच्चे बहुत शेर कि मनीष भैया ने नोट्स में कर दिया, सब कुछ आ गया दुनिया में, तो अब ठीक है आपको लगता है काम की सारी बातें मैं नहीं बताता हूँ, वो शेर हम सवा शेर ऐसा थोड़ी होता है। वो प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल होता है कि कोई आपको चीजें ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा फॉलो करनी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन। बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे, जैसे कि आपकी एंट्री 10 AM तक हो जानी चाहिए, 9 बजे एंट्री शुरू होगी, 10 बजे तक एंट्री हो जानी चाहिए। अगर आपकी एंट्री 10 बजे के बाद होती है तो इट इज कंसीडर्ड एज योर हाफ डे, आधे दिन की सैलरी कटेगी। ठीक है, आपके स्कूल के कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे, और रेगुलेशन ये भी होता है नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग इन इसमें कहीं भी कोई भी वो और भी बहुत होते हैं, हर एम्प्लॉय को फॉलो करने हैं एज पर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन, एज पर द प्रिंसिपल। बेटा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस एग्रीमेंट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कुछ चार वर्ड हैं, सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, चार वर्ड हैं। इसमें ये बहुत सारे बच्चों से 11th क्लास में जब भी आप किसी भी नौकरी को ज्वाइन करते हो, उस नौकरी को ज्वाइन करने के कुछ शर्तें होती हैं, उसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप किसी बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं, बैंक ने पहले क्या किया, 10 पेज लिख के शर्तें लिख दी, ये पढ़ लो साइन करके दो, तब आप नौकरी शुरू कर सकते हो वरना नहीं कर सकते।
बाबू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो पहली चीज लिखी रहती है वो हमेशा ये लिखी रहती है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, किस पोस्ट पे काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, और उस पोस्ट की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शन सब लिखे रहते हैं। आप खुद समझो ना, बैंक में कोई एक ही पोस्ट है क्या? आप क्लर्क हो, आप ब्रांच मैनेजर हो, आप प्रोबेशनर ऑफिसर हो, क्रेडिट हेड हो, लोन हेड हो क्या? किसको पता? कैसे बोल देते हैं बैंक में जी कल से आप मैनेजर, तो आप मैनेजर। ओरल फॉर्म में चलता है क्या? तो कहीं तो लिखा रहता होगा कि आप क्या हो। कहाँ लिखा रहता है? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है बात? और क्या लिखा रहता है बाबू? आपकी सैलरीज, पे पैकेजेस। और क्या लिखा रहता है? लीव रूल्स, कितनी छुट्टियां अलाउड है। और क्या लिखा रहता है? आपका ड्रेसिंग सेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ इसके ऊपर बहुत सारी बातें कि बेटा बड़ी सीधी सी बात है, सरकारी बैंक में तो इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जाओ, लोग जीन्स में भी आए हुए होते हैं नौकरी करने, मतलब फॉर्मल कपड़े नहीं पहने होते उन्होंने। एमएनसीज या प्राइवेट बैंक आपको अलाउ करते हैं जीन्स? प्राइवेट बैंक में जाओ किसी एचडीएफसी एक्सेस में, कैसे दिखेंगे लोग? ट्राउजर होगा, प्लेन शूज होंगे, लेदर शूज, लेदर बेल्ट होगी, प्लेन शर्ट होगी, या कभी कभी चेक भी अलाउ करते हैं प्राइवेट बैंक। पर अगर एमएनसीज में चलेगा वो तो ये भी नहीं अलाउ करते, बिल्कुल प्लेन शर्ट चाहिए। याद है आपको? और मैं अगर मेरी बात कुछ और बड़े डिटेल्ड वे में ध्यान हो 11th क्लास में, तो क्लीन शेवन भी रहना पड़ता है कुछ कुछ जॉब में, हॉस्पिटैलिटी वाली जॉब्स। कभी कभी तो नेल भी कट होने चाहिए, याद है वो लैक्मे सलून वाली बात करता था आपसे। तो भैया ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए रूल्स रेगुलेशन है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन भी पूरे करने हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए भी रूल्स रेगुलेशन पूरे करने हैं। और ये दोनों बातें सिर्फ एम्प्लॉइज पर लगती हैं। ये मैंने डबल ई क्यों लिख दिया? अब वो एम्प्लॉय वर्ड के आखिरी में ना डबल ई आता है, तो हम इसको डबल ई से डिनोट करते हैं। और कभी एम्प्लॉयर लिखना हो तो ई आर लिख देते हैं, एम्प्लॉयर में आखिरी में ई आर आता है। ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ये शॉर्टकट है। तो बाबू ये दोनों बातें सिर्फ एम्प्लॉइज के ऊपर लगती हैं, और दोनों बातें मैंने नोट्स में प्रिंट की हुई हैं, और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इन दोनों से केस स्टडी कभी नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा 1 मिनट लगाएगा इसको आइडेंटिफाई करने में। ठीक है जी, आगे बढ़ाता हूँ बात को। तीसरी बात जहाँ से केस स्टडी आएगी, जो नोट्स में बात प्रिंटेड नहीं है, काम की बात थी बाबू। कमिटमेंट्स बेटा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि कमिटमेंट भी पूरी करनी है आपको। कमिटमेंट मतलब प्रॉमिसेस, और ये बात सिर्फ एम्प्लॉय पे नहीं लगती, ये बात एम्प्लॉय पे भी लगती है और एम्प्लॉयर पे भी लगती है। सबसे काम की बात है, और इस हिस्से से केस स्टडी आएगी। मैं केस स्टडी बता देता हूँ कैसे आती है पेपर में। एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज लॉसेस में, उसने अपने एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट किया कि आप डबल शिफ्ट काम कर दो फॉर 3 मंथ्स एट द सेम सैलरी, मतलब जितनी सैलरी आज लेते हो उतनी ही मिलेगी, 8 की जगह 16 घंटे काम कर दो 3 महीने लगातार, और जैसे ही हम प्रॉफिट में आएंगे आपकी सैलरी डबल कर देंगे सबकी। एम्प्लॉयज़ ने दिन रात मेहनत करनी शुरू करी, और 3 महीने के बाद वही हुआ जो होना था, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में आ गई, बट एम्प्लॉयर ने सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया। कौन सा प्रिंसिपल तोड़ गए आप? कहता जान से मार दो, बता किसी किसी बातें करता है यार। और वो कौन सा प्रिंसिपल तोड़ गए आप? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या पूरा नहीं किया आपने? कमिटमेंट्स, प्रॉमिसेस पूरी नहीं करी एम्प्लॉयर ने। ठीक है ना, ध्यान रखना, कमिटमेंट वाली बात दोनों पे लगती है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये दोनों प्रिंसिपल पढ़कर बता दो एक बार, और ये बात लिख लेना जरूर याद से, फटाफट से करो बाबू। आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है जी, एक बढ़िया प्रिंसिपल
पेपर में आने के फेयर चांसेस, और यहाँ से मैं एक बहुत अच्छी बात क्लियर करूँगा, ठीक है, जो आप सोच नहीं पा रहे होंगे वो क्लियर करना है मुझे। चलो सामने देखना। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब समझते हैं सब। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कमांड देने वाला हमेशा एक हो, ये मतलब होता है यूनिटी ऑफ कमांड का, ठीक है जी। तो वो फेवल पता है क्या कहता है, कहता है सुपीरियर एक हो, चाहे सबऑर्डिनेट 2 हो चाहे 200 हो, इट इज अ आइडियल सिचुएशन। लेकिन कमांड देने वाला हमेशा एक रहना चाहिए। एक आदमी चाहे 2 लोगों को कमांड चाहे 200 लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस सिचुएशन में हमेशा सबको ठीक चलेगा। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी है जहां कमांड देने वाला एक से ज्यादा है, एक ही आदमी को, कहता है ये सिचुएशन बहुत खराब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा क्यों कह रही है? क्या इसका कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा होगा तभी तो वो कह रहा है? आपको पता है ना फ्योल ने प्रिंसिपल कैसे दिए? फ्योल इज अ प्रैक्टिशनर, 20 साल मैनेजर रहा है, उसने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा ना कि ऐसा करने से क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ क्या होता है। तो बाबू दिस इज अ आइडियल सिचुएशन एज पर यूनिटी ऑफ कमांड, और ये सिचुएशन हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन को। कभी भी बेटा एक सबऑर्डिनेट 2 सुपीरियर से ऑर्डर नहीं लेना नहीं चाहिए उसको। ऐसा करने से क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन हो सकती है। बाबू एक सुपीरियर ने एक ऑर्डर दे दिया सी को, और दूसरे सुपीरियर ने अपना कुछ और ऑर्डर दे दिया सी को। सी कंफ्यूज है कि मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, मैं किसकी बात सुनूं किसकी नहीं। तो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन तो हो ही सकती है, ठीक है ना जी। अब वो मैंने भी टेस्ट कह दिया और किसी और टीचर ने भी सेम डे टेस्ट कह दिया। अब बच्चा कंफ्यूजन में, यार किसकी तैयारी करूं, टाइम तो उतना ही है ना मेरे पास जितना है, और मेरे लिए दोनों टीचर भी बराबर। सर कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही सकती है। दूसरी बात, अगर बेटा ये कुछ ज्यादा ही चालाक और ज्यादा समझदार है तो ये दोनों के ही काम से बच जाएगा। ए ने पूछा जी मैंने कल कुछ काम दिया था किया, उसने कहा जी बी ने भी कुछ काम दे दिया था, मैं बी का काम कर रहा था। और जब बी ने पूछा तो उसने कहा सॉरी हाँ, जब बी ने पूछा तो उसने कहा जी ए ने भी कुछ काम दे दिया था, मैं ए का काम कर रहा था, काम किसी का भी नहीं किया। तो एक तो सचमुच में कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दूसरी बात बेटा नोइंगली काम से बच सकता है, नोइंगली जानबूझकर स्मार्टली बच सकता है काम से। तीसरी बात बेटा जो सबसे खतरनाक बात है, अगर ये बहुत ज्यादा चालाक हुआ तो बात को इस टोन में कह देगा कि आपस में सुपीरियर ही लड़ पड़ेंगे, ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। इसने कह दिया ए को जी बी ने भी कुछ काम दिया था, उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने वो करने बैठ गया। अब ए ने सोचा भाई हम दोनों सेम लेवल पे हैं, बी तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अच्छा मैं बताता हूँ, और बी को कह दिया जी ए का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मुझे वो पहले करना होता है, बस हो गया काम। अब वो ईगो क्लैशेस की सिचुएशन हो जाएगी और सी की वजह से ए और बी लड़ पड़ेंगे। तो फ्योल का कहना है ऐसी सिचुएशन को हर हाल में अवॉइड करो, कमांड देने वाला हमेशा एक हो, बहुत अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आई? प्रिंसिपल समझ में आया? पहले बताओ, मेरी तरफ देखा, मैं एक बात याद कराता हूँ, पिछले प्रिंसिपल्स या टेक्निक में से याद आनी चाहिए आपको। बाबू जब मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था एक दिन आपको सबसे पहले लेक्चर में, तो मैंने आपको एक बात करी थी कि फ्योल और टेलर ना 90% जगहों पर सिमिलर बात बोलते हैं, पर कहीं कहीं पर बेटा ये डिफर है अपनी सोच में। बोला था ना ऐसा मैंने? तो बाबू यहाँ पर वो डिफर है अपनी सोच में। टेलर की एक टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जहां टेलर कहता है एक वर्कर को 8 फॉर्मेन से ऑर्डर लेना है। नाम याद करो, इंस्ट्रक्शन, कार्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। याद आई बात? टेलर कहता है एक वर्कर को 8 फॉर्मेन से ऑर्डर लेना है, और फ्योल क्या कहता है? फ्योल कहता है 8 छोड़ दो, दूसरे पे भी नहीं जाना, एक ही आदमी से ऑर्डर लेना है हमेशा पूरी जिंदगी।
कमांड देने वाला एक ही होगा तो ही बेटर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दूसरा भी होगा तो कंफ्यूजन होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, नोइंगली काम से बचेगा वो, ईगो क्लैशेस होंगे, इतने सारे इम्पैक्ट हैं। याद आ रही है बात? अगर मैं पूछ लूँ किसी दिन डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्योल, तो बेटा ये पहली बात होगी जो आप लिखोगे, ठीक है ना, पक्का से। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, एक और प्रिंसिपल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो इस प्रिंसिपल में पहले नंबर लेने हो ना तो 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज में। मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल्स मस्ट हैव वन हेड एंड अ वन प्लान। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल्स मस्ट हैव वन हेड एंड अ वन प्लान। मतलब समझते हैं बाबू, जिन एक्टिविटी के अलग अलग कॉमन गोल्स होते हैं दे मस्ट हैव अ सेपरेट प्लान, सेपरेट इंचार्ज एंड सेपरेट रिसोर्सेस। क्या मतलब है कहने का बाबू? मैं एग्जांपल देकर क्लियर करता हूँ। बाबू एक कंपनी है होंडा, सब जानते हैं इसके बारे में, सबने सुना है होंडा को। बाबू होंडा 2 व्हीलर भी बनाती है और 4 व्हीलर भी बनाती है ना। बड़ा फेमस 2 व्हीलर है इंडिया में तो एक्टिवा, और बहुत ही फेमस कार थी इनकी एक होंडा सिटी, जो एक टाइम पर लग्जरी मानी जाती थी, ठीक है ना, जो हर कोई चलाना पसंद करता था। मानते हो इस बात को? 2 व्हीलर भी बनाता है होंडा और 4 व्हीलर भी। बस मुझे एक बात सोचो और समझ के बताना, क्या इन दोनों के गोल्स सेम होते हैं? जो 2 व्हीलर का गोल है वही 4 व्हीलर का गोल होता है कभी? मतलब 2 व्हीलर का गोल है 10 लाख यूनिट बेचना, तो किसी भी कार का गोल होता होगा 10 लाख यूनिट बेचना? फटाफट बताओ। नहीं, मानते हो इनके गोल्स अलग अलग होते होंगे। तो बाबू टेलर का कहना यही तो है, एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल्स मस्ट हैव अ वन हेड एंड अ वन प्लान। जिन एक्टिविटी के अलग अलग कॉमन गोल्स होते हैं दे मस्ट हैव अ सेपरेट प्लान, इसका प्लान अलग, इसका प्लान अलग। दे मस्ट हैव अ सेपरेट इंचार्ज, इसका इंचार्ज अलग और इसका इंचार्ज अलग। दे मस्ट हैव अ सेपरेट रिसोर्सेस, इसके रिसोर्सेस बिल्कुल अलग और इसके रिसोर्सेस बिल्कुल अलग। ऐसा फ्योल कहता है। बाबू ये उसकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो ऑब्जर्व की होगी, तभी तो ऐसा बोल रहा है वो। अच्छा अगर इकट्ठे होंगे तो क्या? मुझे लगता है अगर ये इकट्ठे होंगे ना इट विल क्रिएट क्योस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहीं 2 व्हीलर बिक रहे हैं, वहीं 4 व्हीलर बिक रहे हैं, वहीं 2 व्हीलर रिपेयर हो रहे हैं, वहीं 4 व्हीलर रिपेयर हो रहे हैं। एक टूल उठाया, एक कार आई, फटाफट से उसने टायर खोलना शुरू कर दिया, दूसरा बंदा फटाफट आया पीछे से टूल उठा के ले गया, एक एक्टिवा आई उसका टायर खोलना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत बड़ा क्योस हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करके सब खत्म हो जाएंगे। तो टेलर का कहना बड़ा सॉरी फ्योल का कहना बड़ा सीधा सा है कि जिन एक्टिविटी के अलग अलग कॉमन गोल्स हैं उनके प्लान्स बिल्कुल अलग होने चाहिए, रिसोर्सेस बिल्कुल अलग होने चाहिए, इन चार्जेस बिल्कुल अलग होने चाहिए। क्या रियल लाइफ में ऐसा ही होता है? आपके शहर में दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, 4 व्हीलर के भी 2 व्हीलर के भी, अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। ना तो प्लान सेम, ना रिसोर्सेस सेम, ना इंचार्ज सेम। क्लियर है बात? आपने देखा क्या एक जगह पे बिक रहा है क्या 2 व्हीलर और 4 व्हीलर? स्वाति होंडा और बगला होंडा के पास है, दोनों के पास 2 व्हीलर, 4 व्हीलर बेचते हैं। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़ाएं बात को। एक काम कर दो, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़कर बता दो, डिफरेंस नहीं पढ़ना अभी यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का, सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ के बता दो फटाफट से डिफरेंस। अब आज के लिए एक लास्ट प्रिंसिपल शुरू करते हैं। प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ थोड़ी सी बात लिख रहा हूं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।
समझना जरा ये प्रिंसिपल क्या कहता है बाबू। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है बाबू? हर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है कहीं ना कहीं वो अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेकर आता है, और ज्यादातर एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक ही होता है, उनकी सैलरी मैक्सिमाइज होती रहे, बढ़ती रहे, इंक्रीमेंट लगते रहे, बोनस कमीशन मिलती रहे। यही होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का हर एम्प्लॉय का। 99% का यही होता है, 1% का कुछ और भी होता है, जब जरूरत पड़ेगी बताऊंगा। तो वो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट अलग होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट तो एक ही है ना। तो वो टेलर का कहना ऐसा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अरे यार मैं बार बार टेलर बोल देता हूँ, मुझे करेक्ट कर दिया करो। फ्योल, जब टेलर चलता रहता है दिमाग में फ्योल घूमता रहता है। तो फ्योल कहता है कि आपको आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, रादर आपको इंपॉर्टेंस देनी है ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को। बेटा कहता है ग्रुप का इंटरेस्ट बहुत आगे है किसी भी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। कहता है हमेशा इंपॉर्टेंस दो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, रादर फोकस करो कि मेरी सैलरी मैक्सिमाइज हो जाए। तो वो फ्योल का कहना ऐसा है कि इस इंटरेस्ट में ना सारे इंटरेस्ट समा गए। आप एम्प्लॉय हो, आपको लगता है मेरी सैलरी मैक्सिमाइज होनी चाहिए, अरे छोड़ दो ना इस प्रिंसिपल को कि मेरे को अपनी सैलरी मैक्सिमाइज करके ही जाना है। ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल पे बिलीव करो, दिन रात मेहनत करो। अगर आपने दिन रात मेहनत करी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया, तो आपको क्या लगता है आपका खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा? इसमें हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन इज आर्टिफिशियल पर्सन, उसने कौन सा पैसा खा जाना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कार जो भी एग्जिस्ट करती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन आपने भी तो पक्का आएगा, कहीं ना कहीं आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी तो पूरा होगा ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा घर है जो पैसे ले जाएगी? समझ में आ रही है बात? एक केस स्टडी आती है बड़ी फेमस इस बात पर, सुनना जरा आराम से। बाबू एक कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, मिस्टर ABC, नाम कुछ और हो सकते हैं केस स्टडी में, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ABC ये एक रॉ मटेरियल खरीदते हैं, पर्टिकुलर रॉ मटेरियल फ्रॉम एन आउटसाइडर, फ्रॉम अ सप्लायर मिस्टर D से, और वो रॉ मटेरियल की कीमत है 45 रुपये पर यूनिट जो ये D से खरीदते हैं। मिस्टर A के ब्रदर ने भी सेम रॉ मटेरियल की ही एक दुकान कर रखी है। इस साल इन तीनों ने मिलकर मिस्टर A के ब्रदर को ऑर्डर प्लेस कर दिया एट द प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट, और मार्केट प्राइस 45 पर यूनिट है। समझदार को इशारा काफी। क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन का 5 रुपए पर यूनिट चुपचाप बाहर निकाली जा रहे हैं। ऑब्वियसली बेटा ये ABC शेयर कर लेते होंगे, बाद में बांट खाते होंगे, या A का ब्रदर भी शामिल है तो थोड़ा बहुत हिस्सा उसको भी मिल जाता होगा। यही तो कर रहे हैं। आप कौन सा प्रिंसिपल तोड़ रहे हो, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हो? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को बढ़ावा नहीं दे रहे जो जनरल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है। आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करे जा रहे हो, अपना तो पैसा बाहर निकाले जा रहे हो, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। जी हाँ मुझे मैक्सिमम मिले वो तो मिल नहीं रहा। समझ में आया प्रिंसिपल? केस समझ में आया? रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।